हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के उस कवि की बात करने वाले हैं जिनका संपूर्ण जीवन संघर्षों में बीता। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत से कवि रहे जिन्होंने अपने रचना से समाज को, देश को एक नई राह, एक नई चेतना दी। किंतु बहुत ही विडंबना की बात है कि उन कवियों की, उन रचनाकारों को उनके जीवन काल में वो सम्मान नहीं मिल पाया जिनके वे हकदार थे। आज हम ऐसे ही कवि जो प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य के सेतु हैं, गजानंद माधव मुक्तिबोध की बात करेंगे। हम इनके जीवन परिचय, इनका व्यक्तित्व, इनकी रचना पर बात करेंगे। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय देखते हैं। प्रगतिशील काव्यधारा और समकालीन विचारधारा में भी अत्यंत प्रासंगिक कवियों में से एक गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को सोयपुर ग्वालियर में हुआ। उनके दादा जलगांव महाराष्ट्र के मूल निवासी थे जो ग्वालियर में आकर बस गए थे। इनका पालन पोषण बहुत ही स्नेह, प्रेम और ध्यान से किया गया क्योंकि वह अपने माता पिता की तीसरी संतान थे और इससे पहले 2 संतानें दुर्भाग्यवश जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए इनके घर में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह मिला। गजानंद माधव मुक्तिबोध को घर में बाबू साहब के नाम से पुकारते थे। तो इनको घर में जो निकनेम होता है वो बाबू साहब था। लोग इन्हें बाबू साहब बोल के पुकारा करते थे। घर में सभी लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मुक्तिबोध के पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे और नौकरी के कारण उनका तबादला होता रहता था, जिससे मुक्तिबोध की पढ़ाई में दिक्कतें भी आती थी। उन्होंने इंदौर के होलकर विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद मॉडर्न स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सहपाठी शांताराम से उनकी दोस्ती हो जाती है और बाद में शांताराम यहीं गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। शांताराम के साथ कई घुमक्कड़ी के दौरान प्राप्त अनुभवों का उनके लेखन जीवन पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। मुक्तिबोध ने छोटी सी आयु में ही पढ़ना शुरू कर दिया था और बड़नगर के मिडिल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था और बड़नगर के मिडिल स्कूल में अध्यापन करने के बाद वर्ष 1940 में मुक्तिबोध सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में पढ़ाने लगे। इसके बाद उज्जैन, कलकत्ता, इंदौर, बम्बई, बेंगलोर, बनारस तथा जबलपुर आदि जगहों पर भी इन्होंने नौकरियां की। इसी बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब शारदा शिक्षा सदन बंद हो गया तो वे उज्जैन चले गए और इस दौरान उन्होंने विभिन्न नौकरियां भी की, अध्यापन, वायुसेना, पत्रकारिता आदि। स्थायी नौकरी ना होने के कारण इन्हें आर्थिक तंगी से भी बहुत जूझना पड़ा क्योंकि इनकी कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। पहले ये अध्यापन का कार्य किया, इन्होंने स्कूलों में पढ़ाया, फिर एक जगह टिके नहीं, कलकत्ता, इंदौर, बम्बई, बेंगलोर आदि जगहों पर गए, तो जिसके कारण इनको जो है आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। इनकी पत्नी का नाम था शांता और मुक्तिबोध ने विभिन्न साक्षात्कारों में इस बात को स्वीकार किया कि गजानंद माधव मुक्तिबोध हमेशा परिवार और बच्चों के जीवन यापन को लेकर परेशान रहते थे। यानी परिवार को कैसे चलाना है, परिवार क्या, बच्चों का कैसे पालन हो, उसको लेकर हमेशा परेशान रहते थे। नौकरी बदलने के दौरान ही उन्होंने सूचना एवं प्रसारण विभाग में भी काम किया। इसके बाद आकाशवाणी से भी जुड़े। साप्ताहिक पत्र नया खून का भी इन्होंने संपादन किया है। तो लेखन के साथ साथ ये संपादन का भी कार्य करते थे। इसी बीच वर्ष 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक भी किया और मुक्तिबोध की नौकरी की तलाश का अंत तब होता है जब
1958 में दिग्विजय महाविश्वविद्यालय राजनंदन गांव में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति इनकी होती है। तो यहाँ जाकर इनकी नौकरी की जो तलाश है वो ख़त्म हो जाती है। आगे इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं हैं इनकी जो पूरी रचनाएं हैं वह मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित किया गया है, जिनका संक्षिप्त परिचय जो है इस प्रकार है। पहले में हम देखते हैं कि इनका कविता संग्रह आता है। तो कविता संग्रह में इनकी 2 कविताएं संग्रह है, जिसमें है भूरी भूरी खाक धूल और दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है, जो तार सप्तक में प्रकाशित हुआ था। समीक्षा और आलोचनाएं हैं इनकी एक साहित्य की डायरी, कामायनी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं। कहानी संग्रह है इनका काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। निबंध है इनके नए निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष और उपन्यास है विपात्र। मुक्तिबोध इन्होंने आपने देखा कि संपादक का भी कार्य करते थे। मुक्तिबोध का जो समय काल था उस समय में अज्ञे तार सप्तक का संपादन कर रहे थे। तो अज्ञे के संपादक तत्व में तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ और तार सप्तक के संग्रहित 17 कविताओं को मुक्तिबोध के काव्य प्रयोग का प्रथम चरण माना जाता है। यानी जो तार सप्तक का जो प्रकाशन चल रहा था, उन कवियों में जो जितने भी कवि थे उसमें से एक कवि मुक्तिबोध थे, जिन्होंने 17 कविताओं को 17 कविताएं जो थी इनकी उसके प्रथम चरण में आई हैं। सन 1964 में प्रकाशित मुक्तिबोध का ये प्रथम स्वतंत्र संकलन है, जिसमें कुल 28 कविताएं हैं। ये कविताएं तार सप्तक से जो है चांद का मुंह टेढ़ा है के प्रकाशन समय के बीच की जो जटिलता थी और जो विषमता थी उसकी परिचायक रहीं। तो जो इनका जो ये समय था जिसमें इनकी 28 कविताएं आई, चांद का मुंह टेढ़ा है जो कविता संग्रह है इनका, उसमें जो इनकी उस समय की जो इनकी जटिलताएं थी, जो विषमताएं थी, ये रचनाएं जो हैं उसकी परिचायक रहीं। अंधेरे में के माध्यम से मुक्तिबोध ने जो समाज में युग के विभिन्न संदर्भों को रेखांकित किया। तो जब इन्होंने अंधेरे में की रचना की तो उसके द्वारा इन्होंने समाज में जो भी विभिन्न चीज़ें चल रही थी, जो भी विभिन्न संदर्भ थे, उसको लेकर इन्होंने इसकी रचना की। इन कविताओं में एक विचित्र रहस्यमयता और क्लिष्टता परिलक्षित होती है। इस संग्रह में प्रमुख कविताएं हैं भूल गलती इनकी, और दूसरी है एक अंतरकथा, चकमक की चिंगारियाँ, एक स्वप्न कथा, चंबल की घाटी में अंतःकरण का आयतन, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, ओका व्यातम फणिधर मुझे याद आते हैं, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठते हैं, और अंधेरे में। तो यदि आप इन रचनाओं को पढ़ें तो इन रचनाओं से हम मुक्तिबोध के व्यक्तित्व को जानते हैं। इन रचनाओं में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व जैसा था, जो ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं में भी वैसा ही जो है हमें दिखाई देता है। इनकी ये रचना है जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठते हैं, इनसे उनके व्यक्तित्व का ही पता चलता है। और अंधेरे में, इस संग्रह की 3 सबसे प्रसिद्ध और लंबी कविताएं हैं। तो लंबी कविताएं, मुक्तिबोध ज़्यादातर लंबी कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं। इनकी कविताएं आप उठा के देखिए तो इनकी कविताओं को पढ़ने से हमें उपन्यास का आभास होता है। तो इनकी पहली है ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार का, औरांग उटांग, और तीसरी है अंधेरे में। ये काव्य संग्रह मुक्तिबोध के दिवंगत होने के बाद प्रकाशित हुआ। यानी जब मुक्तिबोध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये प्रकाशित होता है। और इन कविताओं का संकलन जो है श्रीकांत वर्मा ने किया। इन्होंने लिखा, श्रीकांत वर्मा लिखते हैं,
कि मुक्तिबोध यदि स्वस्थ होते तो पता नहीं अपनी कविताओं का संकलन किस प्रकार करते। शायद उन्होंने अपनी कविताएं अधिक विवेक और परख के साथ चुनी होती। चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन की पहली कविता भूल गलती है, और यह कविता जो है उनकी प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। तो ये कविता अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी कविता है। दूसरी है गजानन माधव मुक्तिबोध की मृत्यु से पहले श्रीकांत वर्मा द्वारा मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी प्रकाशित की गई थी। तो इनके द्वारा एक साहित्य की डायरी प्रकाशित भी करवाया गया था, संकलन भी इन्होंने किया था इनके काव्यों का और प्रकाशित कराया था। मुक्तिबोध की मृत्यु के 2 महीने पश्चात इनका जो दूसरा संस्करण था भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है प्रकाशित कराया गया था। और 1964 में मुक्तिबोध द्वारा रचित पहली पुस्तक चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन ज्ञानपीठ के द्वारा ही कराया गया। इनके द्वारा रचित बुरी बुरी खाक धूल इनकी विशेष कविताओं का संग्रह है। मुक्तिबोध रचनावली के रूप में प्रकाशित इनकी संग्रहित रचनाएं नेमीचंद जैन द्वारा संपादित की गईं। और मुक्तिबोध ने अपना नाम आलोचकों के क्षेत्र में भी बनाया और उन्होंने भारत के भक्ति आंदोलन के विघटन पर उच्च जाति के प्रभाव पर अपने विचार जो है व्यक्त किए। मुक्तिबोध ने अपने जीवन में देखें तो ऊंची जाति के वर्चस्व के खिलाफ नीची जाति द्वारा किए गए विरोध को भी देखा, और साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी शीर्षक पर आलोचनात्मक रचना की। जो शंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध जो रचना है कामायनी, उस पर इन्होंने एक पुनः विचार किया और कामायनी एक पुनः विचार के नाम से जो रचना की। मुक्तिबोध का योगदान कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति का विकास करने और समृद्ध करने में भी है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने चिंतक परक ग्रंथों की भी रचना की। जो चिंतक परक ग्रंथ होते हैं इनकी भी रचना की। इससे पता चलता है कि वे जो उनकी चिंतन परक रचना भी करते थे, जिसमें आते हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष। उन्होंने 2 पुस्तकें भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास रची। इन्होंने कई कहानी संग्रह रचे जिसमें आता है विपात्र जो उपन्यास है, काट का सपना, सतह से उठता आदमी। उन्होंने वसुधा और नया खून का संपादन भी किया है। जो पत्रिका थी वसुधा और नया खून का संपादन भी किया। गजानन माधव मुक्तिबोध की भाषा शैली देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य का जो कला पक्ष है बहुत समृद्ध है। मुक्तिबोध अपनी कविता में बिंबात्मकता का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके कारण जो है उनकी कविता कई स्थानों पर जटिल हो जाती है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध आगे के समकालीन के ही कवि हैं। इन्होंने तार सप्तक में रचनाएं की हैं। तो उस समय का जो काल था, प्रयोग काल था, वो नए बिंबों का ही काल था। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें बिंबात्मकता भी अधिक, इसलिए इनकी रचनाओं में बिंबकता का अधिक प्रयोग मिलता है। मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में कल्पना, चित्र, फैंटेसी का प्रयोग करते हैं ताकि वह अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बना सके। तो मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वह फैंटेसी प्रयोग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। उनके जो भी काव्य हैं आप अंधेरे में पढ़ लीजिएगा, फैंटेसी पे आधारित है, फैंटेसी का प्रयोग है उसमें। एक साहित्य की डायरी देखिए आप, उसमें भी। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी काव्य रचनाओं में अलंकारों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, जैसे कि उपमा, अनुप्रास, रूपक, मानकीकरण। ये जो अलंकार होते हैं इनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। कवि शमशेर सिंह ने मुक्तिबोध की काव्य रचना के बारे में लिखा कि अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कह जाती। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कवि शमशेर सिंह जो है उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में ये जो है लिखा है। इन्होंने अपनी काव्य भाषा के लिए साहित्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया। कुछ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी कविताएं इनके द्वारा प्रयोग किए गए प्रतीकों के लिए आम लोगों के बीच मशहूर है। गजानन माधव मुक्तिबोध
इनका साहित्यिक जीवन देखें तो साहित्यिक जीवन में इनका साहित्य के प्रति रुझान था, इसीलिए वे स्कूली क्षेत्र जीवन में भी काव्य रचना करने लगे थे। और वे काफ़ी अध्ययनशील व्यक्तित्व के इंसान थे, नए क्षेत्रों का अध्ययन करना पसंद करते थे। पहली कविता तार सप्तक थी, जिसमें तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने मनुष्य की अस्मिता और आत्मसंघर्ष का चित्रण किया था। वे तार सप्तक के पहले 3 खंडों में योगदान देने वाले कवियों में से एक है, जो यहाँ पे अज्ञे आएगा, जो अज्ञे द्वारा संपादित पथ प्रदर्शक काव्य संकलन की एक श्रृंखला थी। तो ये था इनका साहित्यिक जीवन। साहित्यिक जीवन में भी पूरा योगदान दिया है इन्होंने। आंदोलन में भी शामिल होते हैं, रचना करते हैं, संपादन का कार्य करते हैं, और अपनी तरफ से नौकरी भी करते हैं ये। तो इनका जो है, इनका साहित्यिक जीवन इस प्रकार चला। गजानंद का संपूर्ण जीवन हमने देखा कि संघर्षों में ही बीता है। इनकी रचनाएं जो थी इनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई हैं। तो इनसे पहले इनको जो रचनाओं से जो इनको लाभ मिलने थे, जो सम्मान मिलना था, वो नहीं मिल पाया। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने विचारों और मान्यताओं के मामले में जितने सीधे थे, जीवन की व्यवस्था के मामले में उतने ही बेहतरीन थे। अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद लापरवाह थे और अंतिम समय में वे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद इनकी हालत बिगड़ जाती है, फिर इन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया जाता है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है और 8 माह तक ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है ये संघर्ष भी करते हैं। तो इस तरह जो है संघर्ष करते हुए मुक्तिबोध का 11 सितंबर 1964 को रात्रि में देहांत हो जाता है। तो यहाँ तक जो है इन्होंने संघर्ष किया है और इनको जो है मुक्ति जो है वो 11 सितंबर 1964 को मध्य रात्रि में मिली है। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के महान कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हमने देखा आज गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, रचनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। मेरा छोटा सा प्रयास है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हिम्मत रहेगी कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।